नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फेज इक्विलिब्रियम में हम लोग आज डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श तंत्र। तो द्रवों में वो विलयन जो कि राउट के नियम से विचलन हो जाते हैं, मानी राउट के नियम की पालना नहीं करते हैं, उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन कहते हैं। ये विचलन दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक विचलन भी हो सकता है और ऋणात्मक विचलन भी हो सकता है। यदि विचलन का वाष्प दाब घनत्व आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन दर्शाता है। यदि दो द्रव ए व बी मिलकर के विलयन बनाया जाता है और अंतराण्विक आकर्षण बल मानी कि बल ए बी के मान शुद्ध विलयन के अंतराण्विक आकर्षण बल ए के मध्य है, तो विलयित के अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसे वाष्प में वृद्धि हो जाती है। इसे धनात्मक डिविएशन जिसको कह सकते हैं विचलन कहते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ए से डी की ओर चलते हैं तो ये शिफ्ट टू ई की तरफ ये शिफ्टिंग है इसकी, तो इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक, जिसे P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी के बराबर पी ए और पीबी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसे धनात्मक विचलन कहते हैं। इसका उदाहरण है बेंजीन एसीटोन का सिस्टम अगर बने, एसीटोन एथेनॉल का बने, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन बने, तो इसको बोलेंगे हम धनात्मक विचलन। ऐसे विलयन में डेल्टा एच व के मध्य की मान जो ऊर्जा इसका मान होता है वो धनात्मक होता है, अर्थात उष्मा का अवशोषण होता है। दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। यदि विलयन का वाष्प घनत्व आदर्श विलयन मानी राउल्ट के नियमानुसार से कम हो जाता है तो इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस विलयन में ए बी के मध्य अंतराकर्षण बल अधिक हो जाता है, ए और ए बी से अधिक हो जाता है, तो वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो वाष्पीकरण कम होने के साथ ए के डी के बीच का जो ग्राफ हो वो लोअर साइड में शिफ्ट हो जाता है, अर्थात ये ग्राफ इस तरह से लोअर साइड में शिफ्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। इसका उदाहरण क्लोरोफॉल बेंजीन, क्लोरोफॉल एसीटोन विलयन, एसीटोन एनिलीन विलयन। इन विलयनों में जो डेल्टा एच का मान होता है ऋणात्मक होता है, तो विलयन बनाने की प्रक्रिया में उष्माक्षेपी होती है। यदि आदर्श और अनादर्श विलयन के क्वथनांक और उनके संगठन के मध्य वक्र खींचे जाए, ये और ये क्वथनांक के बीच में, तो तीन तरह के वक्र हम देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वक्र में वक्र आदर्श विलयन है, वक्र धनात्मक विचलन को दर्शाता है, और वक्र है जो ऋणात्मक विचलन को। तो ए तो मेन है, अगर ये इधर जा रहा है तो धनात्मक हो गया और इधर जा रहा तो ऋणात्मक हो गया। तो इस तो वाष्प दाब संगठन वक्र ऐसे होते हैं जिसे उसकी ऊपरी भाग उसके नीचे का भाग है, नीचे का भाग ऊपरी भाग है। ये इसलिए है क्योंकि वाष्प दाब वाले मिश्रण का क्वथनांक कम होता है। जैसे इसको डिस्कस करते हैं एंट्रोपोज मिश्रण या एथेनॉल जल तंत्र की बात करें, तो ये इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो विचलन जो देखने को मिल रहा है, विचलन धनात्मक देखने वाला आदर्श विलयन प्रभाजी आसवन करे तो क्वथनांक संगठन वक्र के एक निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा जहां वाष्प द्रव और वाष्प के वक्र परस्पर मिल जाते हैं। इसे एथेनॉल जल तंत्र में हम देखने को मिलते हैं। एथेनॉल जल तंत्र का उदाहरण है ए, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन बनती है, ये वाष्प है, ये वाष्प है। इस कंडीशन में ये नीचे द्रव है, इसमें सी बिंदु पर द्रव मिश्रण और वाष्प मिश्रण का संगठन समान होता है। इस संगठन पर द्रव मिश्रण को स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एंट्रोपोज मिश्रण या एंट्रोपोज मिक्सर कहते हैं। ऐसे संगठन का मिश्रण जो शुद्ध यौगिक की भांति एक निश्चित ताप पर उपलब्ध उबलता है तथा इस ताप पर द्रव मिश्रण और वाष्प मिश्रण का संगठन समान होता है, उसे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, अतः इसे निम्न मानी लो बॉइलिंग एंट्रोपोज कहते हैं। यदि एथेनॉल और जल तंत्र में पी बिंदु दर्शाया जाए तो देखिए, इसको देखिए, अगर पी बिंदु की बात करें तो ये वाला जो पी डेस और क्यू डेस, तो पी बिंदु दिखाया जाए तो पी बिंदु दर्शाया जाए तो प्रभाजी आसवन करने पर वास्तव में स्थिर क्वथनांकी मिश्रण की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। आसवन प्रक्रिया के दौरान फ्लास्क में जल की प्रतिशतता बढ़ेगी, आसूत की स्थिर क्वथनांकी मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी, मिश्रण में शुद्ध जल को प्राप्त किया जा सकता है परंतु शुद्ध एल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि यही प्रक्रिया क्यू बिंदु से की जाए तो वास्तव में स्थिर क्वथनांकी मिश्रण की मात्रा अधिक होगी। आसूत के रूप में स्थिर क्वथनांकी व एथेनॉल के मिश्रण प्राप्त होगा, जबकि आसवन फ्लास्क में शुद्ध एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला जो तंत्र की अपन बात कर रहे हैं वो HCl H2O सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक जल तंत्र।
ये ऋणात्मक विचलन को दिखाता है। देखो धनात्मक विचलन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो वाला विचलन आपको इथेनॉल सिस्टम बताना पड़ेगा, इथेनॉल वाटर सिस्टम। और अगर ऋणात्मक का क्वेश्चन आता है तो HCl H2O सिस्टम आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखिए दोनों के प्रवाह, जो यहाँ पर H2 100%, HCl का प्रतिशत, HCl 100% या H2O 0 क्वथनांक वाष्प दाब, और इस तरह का जो वक्र देख रहे को, इसमें क्वथनांक संगठन में एक उच्चतम बिंदु सी प्राप्त होता है जहां पर द्रव तथा वाष्प के वक्र एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसे हाई बॉइलिंग पॉइंट जीरोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि स्थिर क्वथनांक की मिश्रण का ताप उनके दोनों द्रवों के उच्च होता है। इससे भी किसी एक ही अवयव को शुद्ध मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। यदि HCl H2O तंत्र को देख रहे हैं हम, जिसमें 20.2% HCl है, 79.8% जो है वो जल का संगठन है, जो उच्च स्थिर क्वथनांक की मिश्रण प्राप्त होगा वह ये P बिंदु दर्शाता है। इसका क्वथनांक 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि HCl और जल दोनों के उच्च है। जब यदि P बिंदु का प्रभाजी आसवन किया जाए तो वाष्प में जल की मात्रा अधिक होगी, आसवन फ्लास्क में HCl की प्रतिशतता बढ़ेगी। यदि मिश्रण में HCl की प्रतिशत मात्रा 20.2% से अधिक है तो बिंदु Q, जो वाष्प में HCl की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, फ्लास्क में जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। शुद्ध HCl संघनित होकर आसुत के रूप में प्राप्त हो जाएगा और आसवन फ्लास्क स्थिर क्वथनांक की मिश्रण बचा रहेगा। प्रभाजी आसवन के दौरान केवल आदर्श विलयनों के द्रवों को ही शुद्ध अवस्था में पृथक किया जा सकता है। अनादर्श विलयनों से इस संगठन के आधार पर किसी एक द्रव को तो शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त नहीं होते। आंशिक रूप से विलयशील द्रव जो पार्सली मिसेबल है उनके बारे में बात करें, यदि द्रव ए और द्रव बी दोनों अनुपातों में एक दूसरे में विलयशील ना हो, बल्कि एक निश्चित अनुपात सीमा तक ही एक दूसरे में घुले हो, तो इस अनुपात से अधिक सीमा में उन्हें परस्पर मिलाने पर दो परतें बन जाती है। सेमी पर ये परमेबल मिसेबल जिसको बोल सकते हैं, पार्सली मिसेबल है। एक परत एक में द्रव बी का संतृप्त विलयन होता है और दूसरी परत बी में ए का संतृप्त विलयन होता है। भिन्न संगठन कंपोजिशन वाले इन सहवर्ती विलयनों को सहयुग्मी विलयन, कंजुगेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक निश्चित ताप पर द्रव युग्म तंत्र की सहयुग्मी तंत्रों का संगठन निश्चित रहता है, पर परिवर्तन करने पर इन युग्मी परतों में से प्रत्येक परत का संगठन भी परिवर्तित होता है, क्योंकि ताप परिवर्तन से द्रव ए में बी का विलयन और बी में ए का विलयन का मान परिवर्तित करता है। तो ताप परिवर्तन में परस्पर विलेयता में परिवर्तन के आधार पर जो सेम युग्म को तीन प्रकार से इसे कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है ताप वृद्धि से परस्पर विलेयता बढ़ेगी। इस प्रकार के द्रव युग्मों में दोनों द्रव की एक दूसरे में विलेयता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलयशील हो जाते हैं, अर्थात उस ताप से अधिक ताप पर ए और बी को अधिक किसी भी अनुपात में मिलाने पर एक ही प्रवस्था, एक ही फेज रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलेबिलिटी बढ़ती है। इस ताप को क्रांतिक विलयन ताप या क्रांतिक सहविलयन ताप कहते हैं, जो कि सहविलयन ताप में अधिक ताप पर सदैव एक ही परत परंतु किसी इससे कम ताप पर दो परतें रहती है। ऐसे द्रव युग्म तंत्रों को अपर कांस्टेंट टेम्परेचर वाले द्रव युग्म कहा जाता है, यानी उच्च सहविलयन ताप वाले कहा जाता है, जो फिनोल वाटर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम। ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। जो एनिलीन हेक्सेन जल फिनोल वाटर सिस्टम आपके फिजिकल केमिस्ट्री में वहां पर प्रैक्टिकल भी आपका सेकेंड ईयर में होता है। तो यहाँ पर होता है इसको अपर कांस्टेंट टेम्परेचर, माने एक ताप पर पूर्ण रूप से विलयन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि वो अपर कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ताप में कमी करने के फलस्वरूप विलेयता बढ़ेगी। इस प्रकार के द्रव युग्मों दोनों द्रवों को एक दूसरे से विलेयता ठंडा करने पर ताप में कमी करने पर बढ़ती है, जिससे परिणाम स्वरूप निश्चित ताप से नीचे में एक दूसरे में पूर्णतः विलयशील हो जाएंगे। इस ताप को क्रांतिक सहविलयन ताप या क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं। सहविलयन ताप से कम ताप पर सदैव एक परत परंतु उच्चतर ताप पर दो परतें प्राप्त होती है। ऐसे द्रव युग्म को निम्न लो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले युग्म कहा जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन देखो फिनोल वाटर सिस्टम में हमें देखना पड़ेगा अपर कांस्टेंट टेम्परेचर देने पर वो होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जल ट्राइब मिथाइल एनमीन जो तंत्र है सिस्टम है, उसमें लोअर कांस्टेंट टेम्परेचर कम करके सहविलयता बढ़ा सकते हैं, मानी लोअर कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ताप बढ़ने और घटने से दोनों में ही विलेयता बढ़ती है। इस प्रकार की युग्म द्रव युग्म को एक निश्चित ताप में विलेयता न्यूनतम होती है, दो परतें प्राप्त होती है, पर इस ताप से ऊपर की ओर चलने
पर विलेयता बढ़ती है और ताप से नीचे और चलने पर विलेयता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप गर्म करते जाने पर एक उच्च सेविलियन ताप मानी जिससे ऊपर एक ही परत रह जाती है, ठंडा करने पर एक नए सेविलियन ताप नीचे की तरफ परत बन जाती है, प्राप्त होती है। उच्च सेविलियन ताप से कम और निम्न सेविलियन ताप से अधिक ताप पर द्रव युग्म असंख्य मिश्रित हो जाता है, पर उच्च सेविलियन ताप से अधिक ताप पर और निम्न सेविलियन ताप से कम ताप पर ये युग्म द्रव युग्म पूर्णतः विलयशील हुई रहते हैं। इसके संगठन और ताप मध्य आरेख बंद वक्र प्राप्त होता है। इसे बंद वक्र या साइक्लिक बने एक दूसरे से मिल जाता है, इसको साइक्लिक वक्र भी कहते हैं। ऐसी युग्म जिसमें कि निकोटीन जल निकोटीन तंत्र इसमें उदाहरण में देखने को मिलता है। अब फिनोल वाटर सिस्टम को अपन लोग स्टडी करते हैं। ये आप फिनोल वाटर सिस्टम को प्रैक्टिकली भी आप लोग प्रैक्टिकल क्लासेज में करोगे। सामान्य ताप में एक बीकर में जल में थोड़ी मात्रा में फिनोल मिलाया जाए और जल में पूर्णतः विलय हो जाएगा। ताप जल में फिनोल की असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है, एक परत बन जाती है। एक बीकर में जल की तरफ फिनोल को और मात्रा डाली जाने पर माने 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम और 7 ग्राम तक हम इसमें डालते रहेंगे कि मात्रा के बाद फिनोल तंत्र में दो अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। थोड़ी मात्रा में नीचे की वाली परत, अधिक मात्रा में ऊपर वाली परत। ऊपर वाली परत के नीचे बनी कि दो फेज हमें दिखाई देगी, कभी मिक्सेबल फेज दिखेगी, कभी अनमिक्सेबल फेज दिखाई देगी। इसमें हमें इस तरह का वक्र प्राप्त होगा कि जैसे हम स्टार्ट में देखते हैं कि गर्म करते हुए जाते हैं, मात्रा बढ़ती जाती है और यहां पर पहुंच जाते हैं, फिर वापस गिरने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं फिनोल वाटर सिस्टम का आरेख। तो मात्राएं परिवर्तित होती है, फिनोलीय परत की मात्रा बढ़ जाती है। तंत्र में फिनोल की मात्रा क्रमशः बढ़ते जाने से प्रत्येक जलीय परत घटते हुए असंतृप्त विलुप्त हो जाती है। केवल फिनोल परत शेष रहती है। फिनोल का जल में संतृप्त विलयन और जल में फिनोल का संतृप्त विलयन दो तरह की बनती है। बिंदु बी के दाईं ओर चलने पर फिनोल की जल असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर जल की फिनोल की विलेयता बढ़ती है। फिनोल में भी जल की विलेयता बढ़ती है, अतः ताप बढ़ने पर सहयुग्मी विलयनों का संगठन परिवर्तित होता है। विभिन्न तापों में संगत सहयुग्मी विलयनों के संगठन के आरेख करने पर वक्र PaSbQ प्राप्त होता है। ये PS जल के फिनोल को विलेयता वक्र मानी कि जिसको संतृप्त विलयनों का संगठक वक्र तथा भाग QbS फिनोल की जल में विलेयता वक्र है। ये पूरे तंत्र को देखिए, ओवरऑल कंपोजिशन सी बिंदु पर संगठित होता है। तो तंत्र में दो परतें होती है, इनमें से प्रत्येक का संगठन भिन्न भिन्न होता है। स्पष्ट है कि इन दोनों परतों में संगठन का योग करने पर तंत्र की कुल ओवरऑल कंपोजिशन हमें पता लग जाता है। एक जलीय परत जल के फिनोल में संतृप्त विलयन और दूसरी फिनोल परत जो फिनोल की जल में संतृप्त विलयन। सी बिंदु से होकर गुजरने वाली एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन ACB लाइन खींची जाती है, जो वक्र के बिंदु A व B पर काटती है। इस क्षैतिज रेखा को टाई लाइन, इसको टाई लाइन भी कहते हैं। ऐसे बिंदु से गुजरने वाली टाई लाइन के दोनों सिरे वक्र के जिन दो बिंदु को काटते हैं A व B के दोनों मध्यों में दोनों सहयुग्मी परतों का संगठन बनता है, जिसे सी संगठन वाले तंत्र में दो सहयुग्मी परतें होती है, जिसमें जलीय परत A बिंदु की संगत A' और फिनोलीय तंत्र में B की संगत B' बन जाती है। तो जलीय परिवर्तन की मात्रा और फिनोल की ट्राई लाइन के खंड BC में और BC की लंबाई या ट्राई लाइन खंड में AC या AC की लंबाई, इसके द्वारा इसको हम डिटरमाइन करते हैं। स्थिर ताप पर तंत्र में क्रमशः फिनोल जल मिलाए जाने पर C बिंदु से A से B की ओर लाइन चलेगी। इस प्रकार से किसी भी संगठन में ट्राई लाइन A से B की ओर काटेगी। ऐसे अर्थात इन सभी तंत्रों में सहयुग्मी विलयनों का संगठन समान होता है। जलीय परत का A और फिनोलीय परत का B रहेगा, परंतु विभिन्न तंत्रों की परतों में अपेक्षित मात्राएं अलग अलग होगी, किंतु सी बिंदु की दाईं ओर चलने पर समीकरण अनुपात घटेगा और बाईं ओर चलने पर अनुपात बढ़ेगा। सी बिंदु के ऊपर की ओर चलने पर तंत्र के संगठन स्थिर तंत्र रखकर तंत्र को गर्म करने पर टाई लाइन ACB की लंबाई घटती है, अर्थात बिंदु A व B के एक दूसरे को निकट आते हैं। जलीय परत में संगठन फिनोलीय परत के संगठन के निकट आती जाती है। जल व फिनोल की परस्पर मात्रा विलेयता के कारण होती है। टाई लाइन घटते हुए अनंत एक बिंदु के ऊपर से रह जाती है, अर्थात जलीय और फिनोलित परतों का संगठन समान हो जाता है तथा तंत्र में एक ही प्रवस्था रह जाती है। एस बिंदु के संगत तंत्र में अनेक तापों पर एस बिंदु से ऊपर जल की फिनोल सभी अनुपात में एक दूसरे मिश्रण होते हैं, अतः एक ही परत प्राप्त होती है। वह ताप जिसमें उच्चतर तापों पर अंशतः विलेयशील युग्म द्रव युग्म के दोनों द्रव एक दूसरे की पूर्णतः विलेयशील हो जाते हैं, उस युग्म में ऊपरी क्रांतिक ताप और उच्च सहविलयन ताप, जो पहले भी हमने कहा कि ये निम्न सहविलयन ताप नहीं है, उच्च सहविलयन ताप
फिनोल तंत्र का सेविलियन ताप कहते हैं। एस बिंदु में संघटक 36 डिग्री 36% भार फिनोल है। बिंदु के संगत तंत्र लेने पर प्रारंभ में एक ही परत होती है, जिसे ठंडा करने पर नीचे की ओर मानी एम की ओर तो परत नहीं होती है। बिंदु एम के मानी जैसे जैसे जाएंगे तो फेज इसकी टाई लाइन खींचेंगे तो PQ PASBQ के अंदर स्थित किसी भी तंत्र में अवस्थाएं दो फेज दिखाई देगी। संगणित तंत्र की प्रवस्था में P प्लस एफ इक्वल टू C+1 के द्वारा डिनोट करते हैं। क्योंकि तंत्र में दो द्रव्य हैं तो कंपोजिशन 2 हो गया, तो इसमें फेज कितनी निकलेगी, 3। चूंकि वक्र के अंदर प्रवस्थाएं दो हैं तो फेज 2 हो गई, तो इसमें फेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकलेगी, 1। अर्थात ये एक यूनिवैलेंट सिस्टम है। वक्र के अंदर स्थित किसी भी बिंदु के संगत तंत्र को व्यक्त करने के लिए एक चर की पर्याप्त है। वह चर ताप लेने पर दोनों प्रवस्थाओं को संघटन स्वतः पता चल जाएगा। विलोपन चर एक ही चर है, सिंगल चर। वक्र के बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर तंत्र की एक ही प्रवस्था होती है, P प्लस एफ प्लस C+1। अर्थात मान रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी सिस्टम कौन सा हो गया, बाइवेलेंट हो गया। अतः वक्र के बाहर किसी भी बिंदु पर संगत तंत्र व्यक्त करने के लिए ताप और संघटन दोनों की आवश्यकता होती है। पहले वाले में एक की जरूरत होती है ताप की, इसमें ताप और संघटन दोनों को दिखाना पड़ेगा। जैसे उच्च सेविलियन ताप की उदाहरण हमारे पास एनिलीन जल तंत्र, इसका सेविलियन ताप इतना होता है। एनिलीन हेक्सेन सिस्टम 59 होता है। एसिड साइक्लोहेक्सेन का 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर अब आगे बात करें हम ट्राई एथिल एमीन जल तंत्र, ट्राई एमिल एथीन जल तंत्र की बात करें तो ये इस तरह का आरेख मान लोअर साइड में मिल रहा है इसमें। क्योंकि ताप बढ़ाने पर ये ताप और ट्राइमेथिल एमीन के बराबर ट्राई एथिल एमीन और जल की परस्पर विलेयता घटती है, ताप बढ़ने से बढ़ती है। अतः इस तंत्र के आरेख में प्राप्त वक्र फिनोल जल तंत्र, जहां ताप वृद्धि से परस्पर विलेयता बढ़ती है, उल्टे आकार का प्राप्त होता है। उसमें जो फिनोल वाटर सिस्टम में तो उल्टा हो रहा था, उसका फिनोल वाटर सिस्टम से जस्ट उल्टा प्राप्त होता है। वही वापस टी बिंदु से आप लाइन डालोगे तो उस तरफ वापस लाइन डाल के और बिंदु ये प्राप्त कर लोगे। जैसे टी बिंदु इसका यहाँ से ये लाइन डाल दी और दूसरी ये लाइन डाल दी, ABC वक्र हमें मिल गया, डॉटेड लाइन S मिल गई। तो ये जैसे हम डालेंगे तो डालने पर ए बिंदु पर विलयन संतृप्त हो जाता है। इसके पश्चात ट्राई एथिल एमीन मिलाने पर तंत्र में दो संयुग्म परतें प्रकट होती है। ए बिंदु के संतृप्त विलयन जलीय परत होती है और बी बिंदु के एमिनियम परत का संगठन बढ़ता जाता है। ताप कम करते जाने पर संयुग्मी परतों का संगठन क्रम से एक दूसरे के निकट आता जाता है। अतः बिंदु एस पे दोनों परतों का संगठन समान हो जाता है, तंत्र समागी हो जाएगा तथा एक की प्रवस्था शेष रह जाएगी। एस बिंदु के संगत तंत्र इस तंत्र का ताप इस संगत ताप इस तंत्र की निम्न सेविलियन यानी वो लोअर थ्योरेटिकल सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर वहां पर हाई बोल रहे थे, यहाँ लो बनेंगे तो TS बनेगा। इन तापों के ट्राई एथिल एमीन और जल पूर्णतः विलयशील होता है। तंत्र में एक ही प्रवस्था बनती है, इससे अधिक तापों पर तंत्र दो प्रवस्थाएं बनती है। तो ट्राई एथिल एमीन जल तंत्र में CST की वैल्यू होती है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिंदु से पे 50% भार के ऊपर ली जाती है। अनिल एमीन और इथर के साथ इस प्रकार के लोअर CST वाले वक्र देखने को मिलते हैं। अब लोअर CST वाले एग्जांपल आपकी जल और डाई मिथाइल एमीन, जल प्लस मिथाइल इथाइल कीटोन, जल प्लस मिथाइल पिरिड, इनकी सबके सेविलियन ताप लोअर क्रिटिकल सब्लिमेशन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इसको बोला जाएगा। एक आता है निकोटीन वाटर सिस्टम। अब ये दोनों को मिला के हो रहा है, इसमें अमर लोअर भी हो रहा है और अपर भी हो रहा है, दोनों साथ में देखने को मिल रहा है। तो ये ताप और निकोटीन प्रवस्थारिक बनता है। निकोटीन जल तंत्र ऐसा ही संयुग्म है जो निश्चित ताप परास पर दो संयुग्मी तापों के मध्य में आंशिक मिश्रण है, पर इस परास के ऊपर पूर्णतः मिश्रण है। अतः इसका पारस्परिक विलेयता वक्र बंद और साइक्लिक प्राप्त होता है। अतः वक्र के उच्चतम बिंदु ऊपरी क्रांतिक ताप और निम्नतम बिंदु लोअर कांस्टेंट टेम्परेचर को रूपांतरित करता है। निकोटिक जल तंत्र के लिए उच्च सेविलियन ताप का निम्न सेविलियन ताप है। इसका आरेख इस तरह का आरेख इसमें बन गया, यानी कि आरेख को हम देखें तो ये आरेख बन गया ASB और इसका बन गया AS-B। इस तरह का आरेख इसमें देखने को मिलता है। तो C के संगत दोनों प्रवस्थाएं होगी। इसके संगठन टाई लाइन से A व B के मध्य A-B' द्वारा दिखा दिया। इस तंत्र में ताप वृद्धि का अध्ययन बड़ा देखने को, दाब बढ़ाने पर उच्च सेविलियन ताप कम होता है और निम्न सेविलियन ताप बढ़ता है। उन्होंने ऊपर की तरफ चला क्योंकि उच्च दाब पर निकोटीन और जल परस्पर विलेयता में वृद्धि होती है, जिससे बंद वक्र का क्षेत्रफल बढ़ता है।
यदि द्विअक्षित मैंने देखे तो जेड, तीसरी जेड की ओर देखे तो पृष्ठ के ऊपरी ओर चलने पर वक्र क्रम से छोटा हो जाएगा, अंत में एक बिंदु पर बिंदु के रूप में रह जाएगा, मानी शंकु आकार का बन जाएगा, जिसका आधार पृष्ठ और चोटी अलग अलग तरह की हमें दिखाई देगी। अर्थात इस दाब पर चोटी की संगत उच्च दाबों पर दोनों द्रव पूर्ण रूप से विलेयशील होंगे और तंत्र कैसा होगा, सम्मागी होगा। इस तरह का एग्जांपल है बंद वक्र वाले, जल और बीटा पिकोलिन, जल और मेथिल पिरिडीन, और जल ग्लिसरॉल और मेटाट्यूलिडीन, इनके सबके अपने लोअर टेम्परेचर दिखा दिए और हाई टेम्परेचर दिखा दिए। अब इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है उसमें इंप्योरिटीज का क्या फर्क पड़ता है। नियत दाब पर किसी द्रव युग्म का सैविलियन ताप स्थिर रहता है, पर अशुद्धियों की उपस्थिति से इसके मान में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जल और शुद्ध फिनोल तंत्र का सैविलियन ताप पर शुद्ध जल के स्थान पर जल से बना हुआ केसीएल और विलयन लेने पर 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेने पर इस तंत्र की सैविलियता 74 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाती है। अशुद्धियों पर उच्च सैविलियन ताप वाले द्रव युग्म के प्रभाव को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। यदि अशुद्धियां किसी एक संगठन में ही विलयशील है, दूसरे संगठन में नहीं है, तो तंत्र का सैविलियन ताप बढ़ जाएगा। ऐसा केसीएल जल तंत्र में हम देख सकते हैं, लेकिन फिनोल में नहीं है, अतः तंत्र की सैविलियन ताप बढ़ेगा। अशुद्धियां दोनों ही संगठन विलयन में विलयशील है, तो तंत्र का सैविलियन ताप घटेगा, बल्कि अशुद्धियों की अधिक मात्रा होने पर तंत्र सम्मागी हो जाएगा। उदाहरण के सक्सेनिक अम्ल जल और फिनोल दोनों विलयशील होंगे। ऐसे जल फिनोल तंत्र की मिलाने पर तंत्र का सैविलियन ताप कम हो जाएगा। इस प्रकार किसी द्रव एस की शुद्धता ज्ञात करने के लिए उसमें दूसरा द्रव शुद्ध द्रव बी मिलाकर तंत्र का सैविलियन ताप मापा जाता है। सैविलियन ताप के मान में किसी भी प्रकार का विचलन बिंदु ए में अशुद्धि को संकेत का दर्शाता है। किजमर परीक्षण जिसको बोलते हैं, स्वच्छ व्यक्ति के जो टॉयलेट्स में फिनोल और तंत्र का सैविलियन ताप लगभग समान आता है। किसी व्यक्ति के टॉयलेट का सैंपल लेने पर, यूरिन का सैंपल लेने पर फिनोल का सैविलियन ताप मापने पर यदि ये कम आता है तो उस व्यक्ति के गुर्दे में खराबी का इम्प्रॉपर फंक्शन का पता लगता है। इसे किजमर टेस्ट भी कहते हैं। अब आता है इमिसिबल लिक्विड पार्ट्स। अमिसिबल लिक्विड पार्ट्स की जैसे बात करते हैं तो अमिश्रणीय, घुल ही नहीं सकता, द्रव परस्पर अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल तेल, जल मरकरी, दोनों द्रव परस्पर अविलेय हैं तथा तंत्र में सदैव दो प्रवस्थाएं बनती है। संगणित प्रवस्था कंसोलिडेटेड फेज रूल के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं तो फेज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आती है, एक निकल के आती है। अतः अविलेय युग्म जल तंत्र एक चरम यूनिवेरेंट होगा। इसके निर्धारण करने हेतु कम से कम एक चर की मात्रा मानी ताप की पर्याप्त होगा। दोनों संगठन के लिए स्वतः मान माना जाता है, मानी द्रव अवस्था में 100% द्रव ए और दूसरी अवस्था में 100% द्रव बी। ऐसे दो द्रव वह एक जब परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो प्रत्येक घटक स्वतंत्र आचरण करते हैं और मिश्रण में प्रवस्था वाष्प प्रवस्था का कुल वाष्प दाब पी उसी ताप पर स्थिर शुद्ध घटक के वाष्प दाब और शुद्ध संघटक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अर्थात चूंकि घटक द्रव एक दूसरे के अप्रभाव रहकर स्वतंत्र आचरण करते हैं, अतः मिश्रण को घटक का वाष्प दाब शुद्ध के वाष्प दाब जितना ही होता है, घटक के वाष्प दाब को शुद्ध के वाष्प दाब में उतना ही बना रहता है। मिश्रण देखिए इसमें P = P1 और P2 है, ये दोनों दिखा दिए। इनके शुद्ध और वाष्प दाब को नियत बता दिया। समीकरण में निश्चित ताप पर यदि अविलेय द्रवों का मिश्रण का कुल वाष्प दाब P भी नियत हो तो जब तक तंत्र में दोनों घटक उपस्थित होते हैं, ए और बी उपस्थित होते हैं, नियत ताप पर जल वाष्प संगठन एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, यानी समघटक अक्ष में समानांतर होता है। मिश्रण के वाष्प प्रवस्था में यदि घटक के मोल वो मोल में उपस्थित मात्रा जो तो इसके द्वारा डिनोट करते हैं P10 = n/n+n1 + n2 × P, P20 = n2/n1 + n2 P, P10 P20 = n1/n2। क्योंकि नियत ताप पर मान स्थिर है, समीकरण में हम दोनों का मान रखने पर तो जब तक तंत्र में दोनों घटक द्रव उपस्थित होंगे वाष्प प्रवस्था का संगठन निश्चित ताप पर समान बना रहेगा। यदि वाष्प प्रवस्था में जो कि ठंडा करने पर आसूत में बदल जाता है, घटक के बाहर होता है n1 = W1/m1, n2 = W2/m2, m1 m2 L1 और n2 के अनुभार हैं। अर्थात P10 P20 = W1/m1 W2/m2। इस तरह से इसको स्पष्ट रूप से हम इसका निकाल लेते हैं।
तो आसुत द्रवों की संगठन की मात्रा मोलर द्रव्यमान का पृथक्करण वाष्प दाबों पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत का उपयोग भापीय आसवन में किया जाता है। तो अब बात करते हैं भापीय आसवन के बारे में, हम अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।